नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है प्रकाश और यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 13 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं परावर्तन के नियम, नियमित तथा विसरित परावर्तन, और इसके बाद हम जानेंगे परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, बहुप्रतिबिंब, सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन, और हमारे नेत्रों की संरचना क्या है। और इसके बाद हम जानेंगे नेत्रों की देखभाल, ब्रेल पद्धति क्या है। और यहाँ मिलेगा आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सरल और प्रभावी विज्ञान, जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया है, और ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 13 प्रकाश। इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे उन सभी को कवर किया गया है, और उन सभी प्रश्नों को भी इस चैप्टर में कवर किया गया है। हमारा पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है परावर्तन के नियम। आप चित्र 13.1 में देख सकते हैं परावर्तन दर्शाने की व्यवस्था। तो ध्यान से सुनिएगा, परावर्तन के नियम क्या कहलाता है। तो वह प्रक्रिया जिससे किसी वस्तु के सतह से टकराने वाली प्रकाश किरणें वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अगला पॉइंट है हमारा आपतित किरण। तो याद रखिएगा, किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब जानते हैं परावर्तित किरण। तो सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश का परावर्तन वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के सतह से टकराने वाली प्रकाश किरणें वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। और सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चित्र 13.2 में देख सकते हैं अभिलंब खींचना। अब जानते हैं आपतित किरण। तो जैसे कि आपको बताया ही गया कि सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब जानते हैं आपतन कोण। तो आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। सेकेंड है परावर्तन कोण। तो याद रखिएगा, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप चित्र 13.3 में देख सकते हैं आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। तो याद रखिएगा, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और दूसरा है परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब जानते हैं परावर्तन के नियम, और यह नियम परावर्तन नियमों में एक है। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा यह दर्शाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। एक ये हो गया परावर्तन के नियम, और ये एक हो गया। ये दोनों परावर्तन के नियम हैं। आप चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, चित्र 13.3 में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है, और इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नियमित तथा विसरित परावर्तन। आप चित्र 13.6 में देख सकते हैं अनियमित पृष्ठ पर आपतित समांतर किरणें, और चित्र 13.7 में अनियमित पृष्ठ से परावर्तित किरणें। तो याद रखिएगा, जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं रहती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। और इस प्रकार का परावर्तन असमतल तथा रूखड़े परावर्तन सतह से होता है। नियमित परावर्तन, तो याद रखिए, समानांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समानांतर रहती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं।
अब आप समझ सकते हैं कि जूता पर पॉलिश करने से वे क्यों चमकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विसरित परावर्तन के कारण। और नियमित परावर्तन में परावर्तन समतल तथा चिकने परावर्तक सतह से होती है। और इस पॉइंट में बताया गया है कि क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। तो चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। तो याद रखिएगा कि जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के सतह से टकराने वाली प्रकाश किरणें वापस लौट जाती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सेकेंड, आपतित किरण। तो किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। थर्ड, परावर्तित किरण। तो याद रखिएगा सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फोर, आपतन कोण। फाइव, परावर्तन कोण। तो जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं तो याद रखिएगा आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और जिस सतह से परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने जाना परावर्तन के नियम। और यह वाला नियम परावर्तन के नियमों में एक है। तो याद रखिएगा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने जाना नियमित तथा विसरित परावर्तन। तो याद रखिएगा जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। और दूसरा, नियमित परावर्तन, समानांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समानांतर रहती है, इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। तो इसी पॉइंट से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, याद रखिएगा। परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसे क्वेश्चन के तौर पर ही पूछा जा सकता है कि परिदर्शियों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो याद रखिए पनडुब्बियों, टैंकरों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों के द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा बहुप्रतिबिंब। अब जानते हैं बहुप्रतिबिंब क्या होता है, यानी बहुमूर्तिदर्शी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है और एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी में भली भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा बहुमूर्तिदर्शी क्या होता है। बहुमूर्तिदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र या खिलौना है जिसमें समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े होते हैं। जैसा कि आप चित्र 13.12 में देख रहे हैं। और रंगीन कांच के टुकड़ों से परिवर्तन के कारण इसमें अनेक रंग प्रतिबिंब दिखते हैं और इससे अनेक सुंदर पैटर्न बनते हैं। तो आप जान ही गए होंगे बहुमूर्तिदर्शी क्या होता है। एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र या खिलौना है जिसमें समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण प्रिज्म के आकार से जुड़े होते हैं। अब जानते हैं पेरिस्कोप के बारे में। तो पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो वैसे वस्तु को भी दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर ना स्थित हो। और इसे भी याद रखिएगा कि यह समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्रायः दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलेडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। क्रियाकलाप 13.7 से निकल के आता है प्रकाश का विक्षेपण। तो याद रखिएगा प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। तो इसे याद रखिएगा, यह क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। अब जानते हैं सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। तो ध्यान से सुनिएगा, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रंग के रूप में जाना जाता है।
तो सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है और वास्तव में यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। एक प्रिज्म की सहायता से यह दर्शाया जा सकता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। जैसा कि आप चित्र 13.13 में देख रहे हैं प्रकाश का विक्षेपण, तो इसमें इंद्रधनुष के रंग का दिखाया जा रहा। तो इंद्रधनुष के बारे में भी जान लेते हैं। तो इंद्रधनुष वायुमंडल में अवस्थित पानी की नन्ही बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो याद रखिएगा इंद्रधनुष वायुमंडल में अवस्थित पानी की नन्ही बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है। अगला टॉपिक है हमारा मानव नेत्र एवं उसकी संरचना, यानी हमारे नेत्रों की संरचना क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है और यह कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। और इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। आप चित्र 13.14 में देख सकते हैं। तो इसी चित्र के आधार पर हम बोल सकते हैं कि मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र का बाहरी भाग सफ़ेद, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, तथा कठोर होता है ताकि यह नेत्रों की आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव कर सके। और इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं और पुतली के आकार को आइरिस से नियंत्रित किया जाता है। आइरिस नेत्र का वह भाग है जो हमारे विशेष रंग प्रदान करती है। तो याद रखिएगा आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं और पुतली के आकार को आइरिस से नियंत्रित किया जाता है। और आइरिस नेत्र का वह भाग है जो इसको विशेष रंग प्रदान करती है। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नेत्रों को रंग प्रदान करती है, तो आंसर हो जाएगा आइरिस नेत्रों का वह भाग है जो इसको विशेष रंग प्रदान करती है। तो एक बार बुक में जैसे बताया गया उसे भी पढ़ लेते हैं। तो कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका यानी आइरिस कहते हैं। और आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं और पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, परितारिका यानी आइरिस को ही कहा जाता है। और परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भिफाई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की ही बात कर रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन के तौर पर प्रश्न आ सकता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। तो याद रखिएगा परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और पुतली के पीछे एक उत्तल होता है जो केंद्र पर मोटा होता है और लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकस करता है जहाँ प्रतिबिंब बनता है और इस पटल को रेटिना यानी दृष्टि पटल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया कि पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है और लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है और इस परत को रेटिना कहते हैं। और इसे भी याद रखिएगा कि रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दिक्र तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तो रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। और तंत्रिका कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला है शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं तथा दूसरा है शालाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। और ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना के संधि पर जहाँ कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है तथा वहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है उस जगह को अंध बिंदु कहते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्रियाकलाप 13.9 से है क्रॉस अथवा गोल चिन्ह का अदृश्य होना यह दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता। तो याद रखिएगा क्रॉस अथवा गोल चिन्ह का अदृश्य होना यह दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर उसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर
तुरंत ही समाप्त नहीं होता, यह लगभग 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। तो याद रखिएगा, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, यह लगभग 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। और यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु कैसा अनुभव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी अच्छा प्रश्न इससे बन रहा, तो इसे याद रखिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो यह कथन के तौर पर भी प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा, वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तु को स्पष्टता देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। और सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोतियाबिंद में अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, याद रखिएगा, मोतियाबिंद में अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। टॉपिक नंबर 13.8 नेत्रों की देखभाल। और ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार क्विक रिकैप के द्वारा पढ़ लेते हैं। तो कॉर्निया के पीछे के गहरे पेशिये को आइरिस कहते हैं और परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और मोतियाबिंद में अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृति के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, परंतु इसके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है, इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी इसकी ओर आता है तो भी इसे पता चल जाता है। और तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं, जैसा कि चित्र 13.17 में आप देख सकते हैं। और तितली केवल सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे भी देख सकती है। और उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता। और इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी, चील, गरुड़ दिन में अच्छी तरह से देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख सकते। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। और इस पॉइंट में बताया गया है संतुलित आहार के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि भोजन में किस विटामिन का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। और इसमें सबसे अधिक सामान्य रोग रतौंधी है। कच्ची गाजर, फूल गोभी तथा हरी सब्जियां जैसे पालक तथा कॉड लिवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। दूध, अंडे, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, ब्रेल पद्धति क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि चक्षु स्वीकृत युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। और लुई ब्रेल जो स्वयं एक चक्षु विकृत युक्त व्यक्ति थे ने चक्षु विकृत युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की तथा इसे 1821 में प्रकाशित किया। अगला हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई और सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। और ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकृत पैटर्न अथवा छाप हैं और प्रत्येक छाप एक अक्षरों को समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणीय चिन्हों को प्रदर्शित करती है। तो याद रखिएगा, ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकृत पैटर्न अथवा छाप हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है। और आप चित्र में देख रहे हैं हेलन ए केलर को, तो इनके द्वारा लिखा गया साहित्य स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में लिखा गया था। तो याद रखिएगा, स्टोरी ऑफ माई लाइफ यह पुस्तक
किसके द्वारा लिखा गया था? तो हेलन ए केलर के द्वारा 1903 में। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है और जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर से बन सकता था उसे आपको बता दिया गया है। यहाँ पर दोनों साइड में जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट और यहाँ पर जो जो पॉइंट इसमें हाईलाइट किया गया है या इससे हर पॉइंट से प्रश्न बन रहे हैं, तो आप इसे अपने कॉपी में लिख कर इसे रिविजन कर लीजिएगा 2-3 बार अपने से। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदीप्त वस्तु है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपतित किरण। तो याद रखिएगा, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आभासी होता है। तो याद रखिए, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वह तंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देख सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। तो याद रखिएगा, पेरिस्कोप ऐसा यंत्र है जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने पर वस्तुओं को भी देख सकता है। और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं, हो सके ये क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। सातवां हमारा क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। आठवां हमारा क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, मानव नेत्र के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। नौवां हमारा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। आपको बताया गया था, वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष बनने के पीछे की पत्ती निहित है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव नेत्र के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखा गया हो तो उसके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 होगी। तो याद रखिएगा, यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखा गया हो तो उसके बीच रखे वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के बाद भी कितनी देर तक रेटिना पर बना रहता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 1/16 सेकेंड तक। क्वेश्चन नंबर 14, चक्षु दिव्यांग वाले व्यक्ति किस लिपि में पढ़ लिख सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेल। और 15वां हमारा क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब नहीं होता है छोटा। तो टोटल 15 प्रश्न थे। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से 1 या 2 प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में। तो अगला जो प्रश्न दिया गया है ये खाली स्थान के तौर पर भरने के लिए बताया गया है, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बताते चलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, वस्तुओं को देखने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं तो उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो याद रखिएगा, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज खाली स्थान हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है।
क्वेश्चन नंबर 10, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है जिसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका कहते हैं। तो याद रखिए, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है जिसे परितारिका कहते हैं। और सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 12, खुरदरे पृष्ठों से खाली स्थान परावर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विसरित। तो याद रखिए, खुरदरे पृष्ठों से विसरित परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्रेल पद्धति में 63 बिंदुकृत पैटर्न हैं। और 14वां हमारा क्वेश्चन है, बहुमूर्ति दर्शक में 3 समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े होते हैं। और 15वां हमारा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्णन खाली स्थान कहलाता है। तो याद रखिएगा, 15वां क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जा रहा, श्वेत प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्णन विक्षेपण कहलाता है। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। आप देख सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया तो वो बताया गया, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को बताया गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी अध्याय के साथ हमारा क्लास 8 एनसीईआरटी का कंप्लीट चैप्टर पूरा होता है। और हर चैप्टर से मिनिमम 15 से 20 प्रश्न बताए गए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपको एग्ज़ाम में उनसे कुछ प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। और पूरे चैप्टर के प्रश्नों को जोड़ा जाए तो लगभग 300 प्लस प्रश्न बन रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हो सके तो आप इस पीडीएफ को आप जो हाईलाइट किया है उसे अपने से भी पढ़कर आप उसे रिवीजन कर सकते हैं, अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।